तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो हमें दिया है राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन। तो हमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। अब दो इंसिडेंट्स के ऊपर लिखनी है। तो देखो, द जलियनवाला बाग इन मसैकर और दूसरा द साइमन कमीशन। तो ये जो दो इंसिडेंट्स हैं उनके ऊपर हमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट खुद से बना के लिखनी है। तो देखो, सबका अलग अलग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जलियनवाला बाग मसैकर से। तो देखो क्या दिया है, On 13th April 1919, a large crowd gathered in an enclosed ground of जलियनवाला बाग। अब देखो क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 की बात है। बहुत सारे लोग क्या हुए थे, जुटे थे। कहाँ जुटे थे? जलियनवाला बाग एक ग्राउंड है, वहाँ जुटे थे। इतना आपको समझा। उसके बाद सम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स। तो बहुत लोग ऐसे थे जो जुटे थे ताकि बातचीत कर सके कि अगला स्टेप क्या लेना है, मतलब ब्रिटिशर्स को जो है अपोज कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे हमें अपोज करना है। कुछ लोग ऐसे जुटे थे और कुछ लोग ऐसे जुटे थे कि अदर टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। तो देखो क्या हुआ, बैसाखी का मेला लगा था, इसलिए इतने लोग जुटे थे। अब कुछ ऐसे लोग थे जो क्या करने आए थे, ब्रिटिश को अपोज करने के लिए बातचीत करने आए थे कि अब अगला मूवमेंट कम क्या करना चाहिए, अब अभी अगला हमें क्या करना चाहिए। और कुछ ऐसे भोले भाले लोग थे, मतलब वो क्या कर रहे थे, वो बैसाखी का जो मेला लगता है वो इंजॉय करने आए थे। उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि बड़े बूढ़े, औरत, महिलाएं, बच्चे सब थे। उसके बाद देखो, दीज पीपल वेर अनअवेयर ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन द सिटी। अब देखो क्या हुआ था कि उधर बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल गया था। उसके बाद बोल रहे थे हड़ताल पे उन लोग बहुत ज़्यादा बैठे थे। तो लोग जब हड़ताल पे बैठे थे तो ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे, इन लोग हाथ से निकलने लगे हैं, हमको ज़्यादा अपोज करने लगे हैं। तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ था जिसमें क्या होगा, अगर 2 से 3 जन एक साथ कहीं भी बातचीत करते हुए या कुछ भी करते हुए मिल गए तो फिर क्या होगा, उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, या फिर क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये था मार्शल लॉ। अब देखो, जनरल डायर एक कमांडर था ब्रिटिशर्स का। उसने क्या किया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द बाग एंड ओपन फायर अपॉन द इनोसेंट सत्याग्रहीज, इनोसेंट सिटीजन्स। अब देखो क्या हुआ था कि ये जो लोग थे ना, इन्हें कुछ पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है। बेचारे ये लोग तो अनपढ़ गवार लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं था कि मार्शल लॉ होता क्या है। उन लोग मस्त फेस्टिवल मनाने आए थे अपना, या फिर कुछ क्या करने आए थे, बातचीत करने आए थे कि कैसे अपोज करना है, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता था कि मार्शल लॉ लगा है। अब क्या हुआ कि जो जनरल डायर था, एक ब्रिटिशर का कमांडर था, उसने क्या किया, उसने एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। मतलब कि जो आने जाने वाला उधर एक ही गेट था जलियांवाला बाग में, उसको बंद कर दिया। और फिर क्या किया देखते हैं, एंड ओपन फायर अपॉन द इनोसेंट सिटीजन्स। और क्या किया, सबके ऊपर गोलियां चला दी। जितने भी हजारों में लोग थे उधर सब मारे गए। इतने लोग मारे गए, गिनती भी हुई थी, 1000 लोग उन्होंने बोला था, लेकिन उससे ज़्यादा ही मारे गए थे। अब वो जो थी जलियांवाला बाग, उधर एक कुआं भी था, कुएं में भी बहुत लोग कूद गए थे, लेकिन इतने लोग कूद गए थे कि जो नीचे लोग थे वो दब के मर गए थे। तो ऐसा इन लोग ने कांड किया था। अब देखो, डायर ने इतना फायरिंग क्यों कराई थी, ओपन फायर क्यों करा दिया था? पहली बात तो मार्शल लॉ लगा था, सब लोग एक साथ जुटे थे। और दूसरा क्या था, डायर इंटेंशन वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड टेरराइज सत्याग्रहीज। तो देखो, जो सत्याग्रहीज थे वो क्या किया, डायर ने बोला कि इन लोग का बहुत हो गया है, अब ये ब्रिटिशर्स को अपोज करने लगे हैं, तो इनको एक क्या करना चाहिए, एक मॉरल इफेक्ट दे देना चाहिए, मतलब इनको डरा के रखना चाहिए। तो कैसे उसने डराया, यही चीज़ कर दिया उसने कि हजारों लोगों को उसने मार दिया। अब क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन वेर किल्ड एंड वाउंडेड ड्यू टू दिस इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय द ब्रिटिश सोल्जर। अब देखो क्या हुआ था, हजारों में क्या किए थे, लोग मर गए थे, जैसे वुमेन्स, चिल्ड्रन सब मर गए थे। क्यों? ये फायरिंग की वजह से। अब उसके बाद देखो, विच अल्टीमेटली लीड टू द नेशन वाइड आउटरीच। इसकी वजह से क्या हुआ था, पूरे जगह पर बवाल मच गया था। जलियनवाला बाग इंसिडेंट्स वॉज द मोस्ट ब्रूटल इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबसे भयंकर, सबसे गंदा इंसिडेंट्स था। कब का बोल सकते, पूरी हिस्ट्री में सबसे भयंकर इंसिडेंट्स था। अब देखो, एक तो पैरा हो गया, हमको अच्छे से समझ गया। अब देखते हैं सेकंड हमें क्या दिया था, द साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या है, चलो ठीक है देखते हैं। द साइमन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय द टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब देखो, ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट होती है जिसे बोला गया था टॉरी गवर्नमेंट। उसने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, या फिर बोल सकते हैं एक कमीशन थी। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एक कमीशन थी, मतलब एक पूरा ग्रुप था। गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बना दिया था जिसको बोला गया था साइमन कमीशन। अब वो ग्रुप किसके अंडर में था, तो वो ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था सर जॉन साइमन। तो एक जॉन साइमन नाम का इंसान था, वो उस ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था, और वो जिस ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था वो थी उसकी साइमन कमीशन। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इन लोगों ने क्या किया, ग्रुप बनाया, तो उससे हमें क्या करना है,
तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, साइमन कमीशन, तो कुछ तो होगा तभी तो पूछा है। तो देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब देखो क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने इतना सारा जो इंडियंस है उन पे क्या कर दिया गया था, जुल्म कर दिया गया था, उन्हें मतलब कुछ बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा चलो ठीक है, इनके लिए थोड़ी सी छूट देते थे, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना देते चलो। तो इन लोग ने जॉन साइमन जो है उनकी ग्रुप को भेज दिया इंडिया, बोला कि जाओ उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम बना दो, थोड़ा अच्छे से लॉ मतलब लॉ के अंडर अच्छे से रहते रहे। कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि सब लोग अंडर रहते हैं, सब लोग कोई ऊपर नहीं रहता कॉन्स्टिट्यूशन के, सब लोग उसके अंडर ही काम करते हैं, ये सब रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ब्रिटिश ने बोला चलो ठीक है, उनके लिए कुछ थोड़ा अच्छा कर दो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दो। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटिश आ गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, मतलब जो जॉन साइमन था अपनी ग्रुप को लेके आ गया कमीशन को क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन देखो क्या हुआ था, बट नेशनलिस्ट इन इंडिया अपोज द कमीशन। अब देखो क्या हुआ, उन लोग तो आ रहे भला करने के लिए, सोचे कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, लेकिन जो इंडियन के जो नेशनलिस्ट है मतलब इंडिया के जो भी लोग हैं उन लोग क्या करने लगे, अपोज करने लगे, बोले कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, ऐसा क्यों, इन लोग तो अच्छा करने के लिए आ रहे थे। देखो एक रीजन था, बिकॉज इट हैज नॉट ए सिंगल इंडियन मेंबर। अब क्या हुआ था, वो जो कमीशन थी पूरी, साइमन का जो ग्रुप था उसके अंदर जितने भी लोग थे उसमें कोई एक इंडियन नहीं था, कोई एक भी इंडियन नहीं था। अब देखो आप अगर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो हम बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे करना है, तभी तो आप बनाओगे। अब क्या है, दूसरे आप कहीं बाहर से आके बोल रहे हो कि हम तुम्हारे लिए लॉ बनाएंगे, तो क्या होगा, हम मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। तो वैसे ही अगर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में तो क्यों मानेंगे लॉ। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोला कि अभी एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना के जाओगे कि बिगाड़ दोगे, पूरा देश ही बिगाड़ दोगे। इसलिए बोला कि नहीं नहीं तुम मत बनाओ। तो फिर क्या किया इन लोगों ने, देयरफॉर विद द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया इन 1928। तो 1928 में ये साइमन कमीशन आया था और क्या हुआ था, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो साइमन बैक। तो जो भी मतलब जितने भी लोग थे जो अपोज कर रहे थे वो क्या बोलने लगे कि गो साइमन बैक, इंग्लिश में बोलने लगे थे सब लोग कि गो साइमन बैक, मतलब गो बैक साइमन, सॉरी गो बैक साइमन मतलब जाओ अपने घर पे जाओ, तुम आओ मत, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, जाओ अपने घर पे। तो क्या है, सब लोग उनको अपोज करने लगे थे। अब देखो ऑल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो सब लोग जो भी जितने भी लोग हैं सबने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि क्या थी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो खुद का हमारा अगर वाट लग गया तो, इसलिए क्या बोला इन लोग ने कि सब लोग सपोर्ट करेंगे इस मूवमेंट को। तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, जितनी भी पार्टी थे उन्होंने सपोर्ट किया, मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया, हिंदूज ने सपोर्ट किया इस डेमोन्स्ट्रेशन को, और सब लोग ने मिलकर उनको वापस भेज दिया गो साइमन बैक का नारा लगा के। तो देखो ये 7 या मैंने 7.5 या 8 मिनट आपका लिया और आपको दोनों भी क्या किए, आंसर एक्सप्लेन कर दिए। अब आपका एक क्या काम बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इस चैप्टर के जो टर्म 2 में आपके आने वाला है, जो टर्म 2 होने वाला है इस बार 2022 में, या फिर आपको कभी भी मतलब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन प्लस जो अभी का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसके सॉल्यूशंस, जितने भी चीज़ चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो मैंने अभी अपलोड किया है। उससे क्या होगा, जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन थे आप उसको एक ही वीडियो में समझ पाओगे, पूरा सॉल्व कर लोगे। कितना मिनट का रहेगा वो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का वो वीडियो है। तो क्या करना है आपको, पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद उस वीडियो को जाके देखो, उससे आपका ही प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से।